एवरीवन हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग। हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर 6 एंड टॉपिक का नाम है जनसंख्या। अगर आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? ऐसा कल्पना कर भी नहीं सकते हम, क्यों, है ना। संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मानव स्वयं भी संसाधन है। ठीक है, कैसे संसाधन है? जैसे कि हम अगर हर किसी का अलग अलग प्रोफेशन है। आप अगर टीचर हो तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो डॉक्टर हैं वो इलाज कर रहे हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट है और जो जिनका जो भी प्रोफेशन है ना वो उसके तरीके से वो दूसरों को हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या डिस्कस किया था कि हम संसाधन क्या होता है, जो हमारे जो भी हमारे काम में आते हैं, जैसे वस्तु है तो जब तक वो हमारे काम में आएंगे वो संसाधन रहेगा। ठीक। कोयला जब तक चट्टान का एक टुकड़ा था तब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। ठीक है, कोयला जब तक वो चट्टान का टुकड़ा था तब तक कि जब तक मानव ने उसको एक तकनीक का उपयोग किया, उसके बाद पता चला कि चलो कोयले से हम क्या उपयोग कर सकते हैं, तब वो एक तरीके से संसाधन हो गया था। ठीक है, जब तक हमें ज्ञान नहीं था कि कोयला का हम किस तरीके से उपयोग करें तब तक वो संसाधन नहीं था। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वे आपदा बनते हैं। ठीक है, बाढ़ या सुनामी कब आपदा जब वह आबादी या जो भी शहर है उसको प्रभावित करता है तभी वो आपदा होता है। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है या एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग एवं उत्पादन एवं उपभोग करता है। ठीक है, पृथ्वी पर जो भी संसाधन है उसका उत्पादन भी करता है मानव और उसका उपभोग भी करता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं। ठीक, उनकी जनसंख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। ठीक, अब हम यहाँ जानेंगे जनसंख्या का आकार एवं वितरण के बारे में। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें, मतलब अभी 2025 है, तो अभी इसकी अनुमानित जनसंख्या हम अगर बात करें, अनुमानित जनसंख्या का, ठीक है, ये अभी भारत की जनसंख्या विश्व में प्रथम स्थान पे है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। पहले प्रथम स्थान पे चाइना था, अब भारत ने जनसंख्या के मामले में चाइना को पछाड़ दिया है और प्रथम स्थान पे है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अनुमानित पॉपुलेशन अभी भारत का कितना है? 1.46 अरब, 1.46 अरब है इसकी अनुमानित जनसंख्या। तो वो पुराना डेटा है तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या के 17% से अधिक अभी है, ये 17.78% है। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है। ये तो हमने डिस्कस किया था ना कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ ये ध्यान में रखिए कि जो भारत का पॉपुलेशन है वो बढ़ा है। ठीक है, या कभी घटा तो नहीं है, बढ़ा ही है।
लेकिन जो क्षेत्रफल है भारत का क्षेत्रफल, ये तो बढ़ा नहीं है ना, सेम है। 2011 में भी इतना ही क्षेत्रफल था और अभी भी इतना ही क्षेत्रफल है। तो ध्यान में रखिए कि किस तरीके से हम लैंड को मैनेज करेंगे। जब 12,106 लाख से बढ़कर अब 1.46 अरब तक इसकी जनसंख्या पहुंच गई है और क्षेत्रफल उतना ही है, तो किस तरीके से हमें मैनेज करना है ये भी ध्यान में रखना है। और ये जो क्षेत्रफल है विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी ये भी बढ़ गया होगा। ठीक है, ये भी बढ़ा है, अभी वर्तमान में डेटा करंट से रिलेट करना है। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है और यह है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5%। ये 2011 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ठीक है, जो भी इसमें डेटा दिया हुआ है। यहाँ देखिए जनगणना के बारे में हम देखते हैं क्या है ये। एक निश्चित समयांतराल में, बॉक्स में दिया हुआ है, एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की अधिकाधिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? यहाँ देखिए आपको इस पाई चार्ट में बताया गया है जनसंख्या और यहाँ क्षेत्रफल बताया गया, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का। ठीक, घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितने लोग रहते हैं उसी के, जैसे कि ये आप मानिए एक एरिया यहाँ है और दूसरा एरिया यहाँ है। ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, प्लेन एरिया है जहाँ की अच्छी खेती होती है। ये डिजर्ट है, मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ की खेती नहीं अच्छी होती। ठीक है, बारिश भी नहीं हो रही है। तो प्लेन एरिया में ज़्यादा लोग रहेंगे, तो यहाँ के लोग, ये मान लीजिए ये लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये डिजर्ट है, मरुस्थल क्षेत्र है, यहाँ बारिश टाइम पे नहीं हो रही है, अच्छे नहीं हो रहे, और वनस्पति भी नहीं है ज़्यादा, खाने पीने का सुविधा नहीं है, कोई संसाधन नहीं है जीवित रहने के लिए, तो यहाँ कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कम होगा और यहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है, केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व कितना है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ देखिए ये पहले का डेटा दिया हुआ है, मतलब 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ डेटा दिया हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है ना 2025 के अकॉर्डिंग, तो अभी वर्तमान में लगभग बात कर रहे हैं 1350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा है यहाँ का तो। और भारत का अगर हम बात करें, इंडिया का जनसंख्या घनत्व अभी वर्तमान की बात करें तो 492 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं जापान की बात करें तो जापान की अभी है 340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये 2011 का आपको यहाँ दिखाया गया है जो भी है। ठीक है, डेटा यहाँ देखिए, ये चित्र में भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग ही इसमें भी बताया गया है। जनसंख्या 250 से कम वाले कहाँ है, तो ये तो हमें पता है ना कि जहाँ प्लेन मैदानी क्षेत्र है वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ की डेंसिटी कम होगी, जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ की भी डेंसिटी कम होगी। तो ध्यान में रखिए, ये रेड कलर से जो डिनोट कर बिहार और पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए रेड से यहाँ किया गया है। ठीक है,
250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है और क्यों है? तो अभी हमने देखा कि क्यों कम है। यहाँ देखिए, असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व माध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार हमने देखा, ठीक। उत्तर प्रदेश भी है, ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ भी होगी। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया कैसा है, उसके बारे में जानेंगे। तो जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। अब हम जानेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन, ठीक। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा है प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है और इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है और इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। यहाँ देखिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर दिखाया गया 1951 से लेकर 2011 के दौरान, ठीक। यहाँ देखिए प्रति दशक वृद्धि यहाँ दिखाया गया है। 1951 से 1961 में कितना था, ठीक है। इस तरीके से 2001 से 2011 में कितना था। प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष के मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है, ठीक है। इसमें डेटा दिया हुआ है 1951 से लेकर 2011 तक का, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ आपको बताया गया है कि इस सारणी में बताते हैं कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 में 3,610 लाख से 1981 में 6,830 लाख हो गई। किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी और इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1,820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है और इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है। वर्ष 2023 में भारत जो है वो चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है और ये अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में जानेंगे। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास।
ठीक। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है और एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया है एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई है। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? यहाँ देखिए, जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। ठीक, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। जैसे हम देश के अंदर भी जैसे लोग रोजगार के लिए या हाई एजुकेशन शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए गांव से शहर जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, गांव में जनसंख्या कम हो रही है और शहर में ज़्यादा हो रही है। तो ये प्रवास है। ठीक, प्रवास आंतरिक देश के भीतर ही हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय भी होता है देशों के बीच। जैसे कुछ लोग जॉब के पर्पज से यूएस से चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, लंदन चले गए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हो सकता है। ठीक, आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता। मतलब भारत में है तो भारत में ही काउंट होगा ना, उसका जनसंख्या कहीं भी रहे भारत के भी, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण पुश कारक प्रभावी होता है। पुश कारक मतलब कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको धक्का दिया जा रहा है पॉपुलेशन को कि आप यहाँ से जाइए, यहाँ आपके रहने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है पढ़ाई के लिए, या हॉस्पिटल नहीं है, या फिर आप बता सकते रोजगार। सबसे बड़ी बात, रोजगार के पर्पज़ से भी लोग गाँव से शहर में जाते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण पुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। अब देखिए, गांव में फैक्टर है पुश कर रहा है, मतलब धक्का दे रहा है कि आप यहाँ से जाओ, और शहर क्या है, खींच रहा है अपनी तरफ पॉपुलेशन को। क्यों? क्योंकि शहर में बेटर अपॉर्चुनिटी है, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अच्छी लाइफ स्टाइल है, तो इसलिए प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक प्रमुख घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई तथा 2023 में 59 हो गई। अब हम जानेंगे किशोर जनसंख्या के बारे में। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसके किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं और ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती हैं। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। ठीक, अब हम जानेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में।
परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अभी हालांकि ये जो पॉपुलेशन का जो भी डेटा है 2011 के अनुसार, तो अभी जो भी डेटा पूछा जाए तो आप इसी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। ठीक है, बीपीएससी या स्टेट पीसीएस में अक्सर पूछा जाता है, पर्टिकुलर जिस भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है। जैसे बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बिहार का कितना ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश का कितना कम है। ठीक, तो ये इस मैप में आपको दिखाया गया है पाई चार्ट में भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या वितरण आपको यहाँ बताया गया है। यहाँ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एवरेज में बताया गया है। जैसे ग्रीन कलर में है तो 250 से कम वाले मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में इस क्षेत्र में, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको बताया गया है। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन है, तो आप आई होप कि आप क्वेश्चन अच्छे से कीजिए। ठीक है, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो कि मेंस में बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आज आपका 9th क्लास का जो भी सिलेबस था 9th क्लास ज्योग्राफी, ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में से हम 10th क्लास ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।